नमस्ते। तो आज हम जेके रॉलिंग की हैरी पॉटर सीरीज की जो दूसरी कहानी है चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, हाँ, उसकी दुनिया में थोड़ा गहराई से जा रहे हैं। हमारे पास हैरी पॉटर अनलॉकिंग द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स से कुछ जरूरी बातें हैं और कोशिश यही रहेगी कि इनसे हम कहानी की परतें समझें, कैरेक्टर्स को देखें और ये कि पूरी हैरी पॉटर सागा के लिए इस दूसरी कड़ी का क्या महत्व है। बिल्कुल। अगर याद करें तो पहली कहानी के एंड में हैरी ने वोल्डेमॉर्ट के एक कमजोर रूप को हराया था। हाँ, वो प्रोफेसर क्विरल वाला वाक़या। हाँ, और रॉन और हरमाइनी उसके पक्के दोस्त बन गए थे और हॉगवर्ट्स एक घर जैसा फील होने लगा था। लेकिन जैसे ही दूसरा साल शुरू होता है, हॉगवर्ट्स के ज्यादा गहरे और सच कहे तो ज्यादा खतरनाक राज सामने आने लगते हैं। हाँ, और यहीं से वो बदलाव आता है जो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। वो पहली फिल्म की जो थोड़ी मासूमियत थी ना, हाँ, वो थोड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल। उसके बाद यहाँ दाव ऊंचे हो जाते हैं। मतलब सोर्स भी यही कहता है कि चेंबर ऑफ सीक्रेट्स सिर्फ एक और साल की कहानी नहीं है। ये एक जटिल मिस्ट्री है जिसमें खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। कहानी का मूड यहाँ से गहराना शुरू होता है। तो कहानी की शुरुआत ही एक अजीब चेतावनी से होती है ना? हाँ। गर्मी की छुट्टियां, हैरी डर्सली परिवार के साथ फंसा हुआ है और अचानक उसके कमरे में डॉबी नाम का एक हाउस एल्फ आ जाता है। डॉबी, हाँ। और वो हैरी से मिन्नतें करता है कि हॉगवर्ट्स मत जाओ, वहाँ खतरा है। और फिर वो केक वाली गड़बड़ कर देता है। हाँ, जिससे हैरी मुसीबत में पड़ जाता है। बिल्कुल, और उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। सोर्स कहता है कि डॉबी का ये आना सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का एक तरीका नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉबी का इंट्रोडक्शन कहानी में फौरन आप कह सकते हैं एक नैतिक और सामाजिक एंगल जोड़ देता है। अच्छा। सोर्स इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे डॉबी का कैरेक्टर, उसकी वो गुलामी और आजादी की जो तड़प है, वो आगे चलकर सीरीज में गुलामी और आजादी के बड़े थीम्स की नींव रखता है। वो सिर्फ एक मैजिकल क्रीचर नहीं है। सही। वो अन्याय और प्रतिरोध का एक तरह से शुरुआती सिंबल है। इसके बाद हैरी का रेस्क्यू भी कुछ कम ड्रामेटिक नहीं होता। हाँ, वो उड़ने वाली कार। हाँ, रॉन, फ्रेड और जॉर्ज वीसली अपने पिता की उड़ने वाली फोर्ड एंग्लिया कार में आते हैं, हैरी को आजाद कराते हैं। कमाल का सीन है वो, है ना? लेकिन फिर किंग्स क्रॉस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 934 का रास्ता बंद मिलता है। हाँ। तो कोई चारा नहीं बचता और वे कार में ही हॉगवर्ट्स के लिए उड़ पड़ते हैं और सीधे जाकर टकराते हैं किससे? वॉम्पिंग विलो से। वो गुस्सैल पेड़। हाँ। सोर्स इसको सिर्फ एक एडवेंचर नहीं मानता, है ना? नहीं। हाँ, सोर्स के हिसाब से ये घटना एक क्लियर एग्जाम्पल है कि नियम तोड़ने के क्या नतीजे हो सकते हैं, अनविकसित नतीजे। ये दिखाता है कि खतरा सिर्फ उस चैम्बर वाले रहस्य में ही नहीं है, हाँ, बल्कि रोज के फैसलों में, जल्दबाजी में भी छिपा है। और ये हमारे हीरोज की थोड़ी लापरवाही भी दिखाता है कभी-कभी। सही कहा, खासकर जब वे प्रेशर में होते हैं। बिल्कुल। हॉगवर्ट्स पहुंचते ही माहौल तनाव वाला होने लगता है। सबसे पहले स्कूल के केयरटेकर फिल्च की बिल्ली मिसेस नॉरिस, हाँ, वो पेट्रिफाई हो जाती है, पत्थर की बन जाती है। बिल्कुल। फिर दीवार पर वो खून जैसे रंग से लिखा संदेश, रहस्यों का चैम्बर खुल गया है, वारिस के दुश्मनों सावधान रहो। हाँ, और यहीं पर स्लाइदरिन का वारिस वाली बात शुरू होती है। सोर्स हमें याद दिलाता है कि ये सीधे सलाजार स्लाइदरिन की विचारधारा से जुड़ा है, जो मगल जन्मे जादूगरों के सख्त खिलाफ थे। बिल्कुल। तो स्कूल में एक डर और शक का माहौल बन जाता है। ये कहानी का एक बहुत जरूरी मोड़ है। डर और वो जो प्रेजुडिस है, वो स्कूल की दीवारों के अंदर आ जाता है। वारिस के दुश्मन का संदेश साफ तौर पर मगल जन्मे स्टूडेंट्स को टारगेट करता है। कहानी में वो अपमानजनक शब्द मड ब्लड इस्तेमाल होता है ना? हाँ। सोर्स इसी बात पर जोर देता है कि कैसे ये घटना हॉगवर्ट्स, जो एक सेफ जगह मानी जाती थी, उस पर सवाल उठाती है। बिल्कुल। अब वो सिर्फ जादू सीखने की जगह नहीं रही, वो सामाजिक तनाव और छिपे हुए खतरों का एक तरह से अखाड़ा भी बन जाता है। इसी सब के बीच हैरी को एक पुरानी खाली डायरी मिलती है, टॉम रिडल की डायरी। हाँ, और ये कोई मामूली डायरी नहीं है। इसमें लिखो तो जवाब मिलता है। और डायरी हैरी को 50 साल पहले के एक स्टूडेंट टॉम रिडल की यादों में ले जाती है। और इन यादों से डायरी हैरी को यकीन दिलाती है कि 50 साल पहले चैम्बर खोलने का जिम्मेदार हैग्रिड था। हाँ, और एक लड़की की मौत का भी। सही। सोर्स कहता है कि ये डायरी कहानी कहने का एक बहुत चालाक तरीका है। ये सच है। सोर्स के मुताबिक डायरी सिर्फ एक क्लू नहीं है, वो कहानी का इंजन है। इंजन? अच्छा। हाँ, वो आज के रहस्य को सीधे अतीत से जोड़ती है, लेकिन साथ ही हैरी को और हमें भी
गुमराह करती है। उसका मिलना, टॉम रिडल से बात करना, ये वोल्डेमॉर्ट के अतीत की पहली झलक है। भले ही उस वक्त ये साफ ना हो, ये बात तो है। वो अतीत की परछाई को वर्तमान पर डालती है। और फिर कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। रॉन की बहन गिनी वीसली, उसे चेम्बर के अंदर खींच लिया जाता है। हाँ, और उसे बचाने के लिए हैरी, रॉन और उनके वो नए, बहुत ही ज्यादा खुद को पसंद करने वाले और नाकाबिल प्रोफेसर गिल्डरॉय लॉकहार्ट। लॉकहार्ट, क्या कैरेक्टर था। हाँ, वो चैम्बर में उतरते हैं। वहाँ हैरी का सामना होता है एक विशालकाय सांप बैसिलिस्क से। डंबलडोर का फीनिक्स फॉक्स मदद के लिए आता है। हैरी को ग्रिफिंडोर की तलवार मिलती है और वो बैसिलिस्क को मार देता है। हाँ, और यही सबसे बड़ा खुलासा होता है, टॉम रिडल ही युवा वोल्डेमॉर्ट है। बिल्कुल, और उसी ने डायरी के जरिए गिनी को कंट्रोल करके चेम्बर खुलवाया था। हैरी फिर बेसिलिस्क के जहरीले दांत से डायरी को नष्ट कर देता है, जिससे टॉम रिडल का वो हिस्सा खत्म हो जाता है और गिनी बच जाती है। और अंत में एक और चीज होती है। हाँ, वो डॉबी को उसके मालिक लूसियस मैल्फॉय से आजाद भी करा देता है। बड़ी चालाकी से। ये क्लाइमैक्स पहली कहानी से कहीं ज्यादा सीरियस और पर्सनल है। हाँ, ये तो है। सोर्स इस बात को अंडरलाइन करता है कि यहाँ हम सिर्फ वोल्डेमॉर्ट के किसी बचे खुचे हिस्से से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उसकी युवा पहचान, उसकी ईगो, उसकी क्रूरता की शुरुआत से मिल रहे हैं। टॉम रिडल का वोल्डेमॉर्ट होना एक शॉकिंग खुलासा है। हाँ, बिल्कुल। वो विलेन को एक बैकग्राउंड देता है, और साथ ही जैसा सोर्स बताता है, डॉबी की आजादी सिर्फ एक साइड स्टोरी नहीं है। नहीं, वो गुलामी के खिलाफ खड़े होने का, सही के लिए लड़ने का एक पावरफुल सिंबल है, और उसका महत्व आगे की कहानी में और बढ़ता है। चलिए अब कहानी के जो मुख्य विषय हैं, थीम्स और सिंबोलिज्म, उन पर आते हैं। सोर्स इन पर खास ध्यान देता है। दोस्ती और वफादारी तो है ही, हैरी, रॉन, हरमाइनी का साथ, वो तो कोर है सीरीज का। बिल्कुल। दूसरा बड़ा थीम है पूर्वाग्रह और वो ब्लड प्योरिटी वाला मुद्दा, जो मगल जन्मे स्टूडेंट्स पर हमलों से सामने आता है। और तीसरा है साहस, खासकर हैरी का अकेले उस बेसिलिस्क जैसी भयानक चीज का सामना करना। सोर्स इन थीम्स को कहानी के सेंटर में रखता है, जैसे वो पूर्वाग्रह वाला एलिमेंट है, प्योर ब्लड बनाम मगल बॉर्न। सोर्स इशारा करता है कि ये सिर्फ जादुई दुनिया की बात नहीं है, ये हमारे अपने समाज में जो असली भेदभाव है ना, हाँ, उसका एक तरह से रिफ्लेक्शन है, बहुत सटल तरीके से। और हैरी का साहस भी यहाँ कई लेयर्स वाला है। कैसे? मतलब वो सिर्फ तलवार चलाने की बहादुरी नहीं है, वो डर, शक, अकेलेपन के बावजूद सही रास्ते पर चलने का एक नैतिक साहस है। अच्छा, हाँ। और वोल्डेमॉर्ट की पहचान का खुलासा, वो बुराई कैसे पैदा होती है, कैसे पनपती है, इस पर सोचने को मजबूर करता है। और डॉबी वाला पॉइंट। हाँ, डॉबी के जरिए हाउस एल्फ गुलामी का मुद्दा उठाना, जैसा सोर्स बताता है, वो कैरेक्टर्स के मॉरल डेवलपमेंट और सही गलत की उनकी समझ को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब बात करते हैं मुख्य किरदारों की। सोर्स के हिसाब से हैरी पॉटर यानी डैनियल रैडक्लिफ इस दूसरी कड़ी में पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और दृढ़ नजर आता है। हाँ, भले ही उसे अपनी पहचान पर शक होता है। हाँ, वो पार्सले टंग वाली बात। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है। रॉन वीजली, रूपर्ट ग्रिंट अपनी वफादारी और ह्यूमर से कहानी को बैलेंस करते हैं। बिल्कुल। और हरमाइनी, एमा वॉटसन, भले ही कहानी के एक बड़े हिस्से में पेट्रिफाइड रहती हैं, लेकिन उसकी रिसर्च ही काम आती है आखिर में। हाँ, उसकी इंटेलिजेंसी रहस्य सुलझाने में मदद करती है। और हाँ, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, ओहो, केनेथ ब्रानागा। सोर्स उनके चित्रण की तारीफ करता है। एक सेल्फ ऑब्सेस्ड, धोखेबाज, सेलिब्रिटी जादूगर, कमाल का निभाया उन्होंने। कैरेक्टर्स की बात करें तो डॉबी का इंट्रोडक्शन तो बहुत यादगार है। हाँ, बहुत प्यारा कैरेक्टर है। सोर्स उसे फॉरेन ऑडियंस का फेवरेट बनने वाला कैरेक्टर बताता है। उसकी मासूमियत और साहस दिल जीत लेते हैं। दूसरी तरफ क्रिश्चियन कूल्सन का निभाया हुआ युवा टॉम रिडल का किरदार है। सोर्स उसके पोर्ट्रेयल को भयानक रूप से आकर्षक कहता है। हाँ, वो दिखाता है कि बुराई कितनी चालाक और लुभावनी हो सकती है। बिल्कुल। और लॉकहार्ट का कैरेक्टर, जैसा सोर्स एनालाइज करता है, वो सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं है। अच्छा? हाँ, वो फेम, सेल्फ प्रमोशन और असलियत के बीच जो गैप होता है ना, उस पर एक तीखी टिप्पणी है कि कैसे बाहरी चमक दमक अक्सर अंदर के खोखलेपन को छुपाती है। तो पूरी हैरी पॉटर सागा के लिए ये दूसरी कहानी इतनी जरूरी क्यों है? सोर्स कुछ खास वजह बताता है। पहला, ये हॉरक्रिक्स के कॉन्सेप्ट को अनौपचारिक रूप से इंट्रोड्यूस कराती है। टॉम रिडल की डायरी पहला हॉरक्रिक्स है जिससे हैरी का सामना होता है, भले ही उसे या हमें उस वक्त ये नाम पता ना हो। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, ये वोल्डेमॉर्ट की बैकग्राउंड पर रोशनी डालती है।
हमें उसके स्कूल के दिनों और इसकी असली पहचान का पता चलता है। टॉम मार्वलो रिडल। हाँ, और तीसरा ये दिखाती है कि हॉगवर्ट्स सिर्फ एडवेंचर और मैजिक की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ गहरे और असली खतरे भी हैं। ये सही है, और इन पॉइंट्स को जोड़ना जरूरी है सोर्स के मुताबिक। डायरी का हॉर्क्रक्स होना सीधे सीरीज के जो आखिर का संघर्ष है ना, उसकी नींव रखता है। हाँ, वोल्डेमॉर्ट की अमरता का राज इसी कॉन्सेप्ट पर टिका है। उसके अतीत को जानने से वो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट बुराई नहीं रहता, वो एक कैरेक्टर बन जाता है। हाँ, जिसकी अपनी कहानी है, अपनी मोटिवेशंस हैं। जिक्र हमारे सोर्स अनलॉकिंग द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में है। अच्छा। एक इंटरेस्टिंग बात, बैसिलिस्क के जहरीले दांत से डायरी नष्ट होती है। सोर्स बताता है कि ये हॉर्क्रक्स नष्ट करने के तरीकों का एक अर्ली हिंट है जो बाद में बहुत जरूरी साबित होता है। हाँ, फिर है डम्बलडोर का वो फेमस कोट, हैरी ये हमारी पसंद है, जो दिखाती है कि हम वास्तव में कौन है, हमारी क्षमताओं से कहीं ज्यादा। बहुत पावरफुल लाइन है वो। सोर्स इसे पूरी सीरीज के सेंट्रल मॉरल मैसेज में से एक मानता है। और एक फिल्मिंग से जुड़ी बात, उड़ने वाली कार के सीन्स के लिए सच में एक असली पुरानी फोर्ड एंग्लिया कार इस्तेमाल की गई थी। अरे वाह, इन छोटी डिटेल्स के गहरे मतलब हैं, जैसा सोर्स बताता है। डम्बलडोर की वो लाइन सिर्फ एक अच्छा डायलॉग नहीं है, वो डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल का जो बड़ा सवाल है ना, उसे छूती है, और वो हैरी के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल है। टॉम रिडल की डायरी के वो सीन जहां वो अपनी यादें दिखाता है, वो वोल्डेमॉर्ट की अमरता की तलाश और दूसरों को कंट्रोल करने की उसकी जो जिद है, उसका एक सटल फोरशैडोइंग देते हैं। सही कहा। सोर्स के मुताबिक ये डिटेल्स कहानी में लेयर्स जोड़ते हैं, जो दोबारा पढ़ने या देखने पर और ज्यादा क्लियर होते हैं और एक्सपीरियंस को रिच बनाते हैं। तो ये थी हमारी पड़ताल हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की, एक कहानी जो रहस्य, बढ़ते खतरे और वोल्डेमॉर्ट के अतीत की पहली डरावनी झलक पेश करती है। इसने न सिर्फ हमें रोमांचित किया, बल्कि हैरी पॉटर की दुनिया को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सीरियस बना दिया। बिल्कुल। और सोर्स डम्बलडोर की उस लाइन पर काफी जोर देता है कि हमारी पसंद हमें हमारी क्षमताओं से ज्यादा डिफाइन करती है। हाँ। तो अगर हम डायरी में जो टॉम रिडल की पसंदें सामने आई, शक्ति की भूख, दूसरों पर कंट्रोल, नुकसान पहुंचाने की चाहत, अगर हम उसे देखें और उसकी तुलना हैरी की पसंदों से करें, दोस्ती निभाना, साहस दिखाना, सही के लिए खड़ा होना, तब भी जब उसे खुद पर शक हो, तो ये इस कहानी में जो बुराई और हीरोइज्म दिखाया गया है, उसकी प्रकृति के बारे में क्या कहता है? ये तो सोचने वाली बात है ना, कि
कैसे एक जैसा माहौल या मिलती जुलती काबिलियत होने पर भी अलग अलग चॉइस दो कैरेक्टर्स को बिल्कुल उल्टी दिशाओं में ले जाती है। ये सवाल कहानी के दिल में है।